12 अगस्त 1985 को शाम 6:12 पर जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को जापान के ओसाका में इटामी एयरपोर्ट पर जाना था। इसमें 509 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स यानी टोटल 524 लोग सवार होते हैं, जिसमें ज्यादातर लोग जापान, यूएस, ब्रिटिश और 3 लोग इंडिया के भी होते हैं। कॉकपिट क्रू में 3 लोग थे, जिनमें पहले कैप्टन थे मसामी ताकाहामा, जिनकी उम्र करीब 49 साल रही होगी। दूसरे थे युताका सासाकी, जिनकी उम्र 39 साल थी, और तीसरे थे एक एक्सपीरियंस फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी फुकुदा, जिनकी उम्र 46 साल थी। ये फ्लाइट बोइंग 747 का एक विमान था और ये सारे कॉकपिट क्रू को हजारों घंटों तक का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। शाम 6:12 पर यह फ्लाइट टोक्यो से टेक ऑफ करती है। अभी तक सब कुछ सही चल रहा होता है। प्लेन में मौजूद 500 से भी ज्यादा लोगों को कोई खबर नहीं थी कि ये फ्लाइट इनकी जिंदगी की आखिरी फ्लाइट होने वाली है, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। टेक ऑफ के करीब 12 मिनट बाद 6:24 पर प्लेन में एक तेज धमाका होता है, जिससे पूरा प्लेन डगमगाने लगता है। पायलट्स को लगता है शायद इंजन फेल हो गया होगा। वो दोनों इंजन्स चेक करते हैं, लेकिन प्लेन के दोनों इंजन्स प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअल में प्लेन का टेल वाला हिस्सा टूटकर बाहर निकल चुका होता है और पीछे एक बड़ा होल बनने की वजह से प्लेन के अंदर का प्रेशर अचानक से गिरने लग जाता है। हवा तेजी से कैबिन के बाहर निकलने लगती है, जिससे ऑक्सीजन मास्क तुरंत नीचे आ जाते हैं। प्लेन में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और बस लोगों की चीखें सुनाई दे रही होती हैं। इधर कैबिन में बैठे पायलट्स को कोई एग्जैक्ट क्लू नहीं मिल पा रहा था कि प्लेन में आखिर हुआ क्या है। प्लेन का बैलेंस तेजी से बिगड़ता जा रहा था, इसलिए पायलट ग्राउंड एटीसी को इमरजेंसी सिग्नल भेजते हैं। आगे की कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्लेन के बारे में समझना होगा। एक एरोप्लेन की टेल में ये जो ऊपर निकला हुआ पार्ट होता है, उसमें एक मूवेबल पार्ट होता है जिसे रडर बोलते हैं। सेम पार्ट नीचे भी लगा होता है जिसे एलिवेटर्स बोलते हैं। एलिवेटर्स अप एंड डाउन मूव होता है, जिससे प्लेन पर लगने वाले वर्टिकल फोर्स को कंट्रोल किया जाता है। वहीं ऊपर लगे रडर को लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं और ये प्लेन पर लगने वाले हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंट्रोल करता है। साथ ही प्लेन की डायरेक्शन को भी यही छोटा सा रडर ही चेंज कर सकता है। और इन तीनों पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोलिक पावर का यूज किया जाता है, और इस हाइड्रोलिक पावर के लिए इसमें मोटे मोटे पाइप्स लगे होते हैं। ओवरऑल टेल के ये तीनों पार्ट्स प्लेन की डायरेक्शन को चेंज करने के साथ साथ इसे स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज ये है कि प्लेन की टेल तक का पूरा हिस्सा प्रेशराइज्ड नहीं होता, उससे थोड़ा पहले ही एक प्लेट लगी होती है और इस प्लेट और कैबिन तक का हिस्सा ही प्रेशराइज्ड होता है। वापस अपनी कहानी पर आए तो 6:24 पर जो एक्सप्लोजन हुआ उससे प्लेन का रडर और एलिवेटर्स टूटकर बाहर निकल जाते हैं और प्रेशर को रोकने के लिए जो लास्ट प्लेट लगी होती है वो भी टूट जाती है। पायलट्स देखते हैं कि कैबिन का प्रेशर तेजी से नीचे गिर रहा है और रडर और एलिवेटर्स का हाइड्रोलिक पावर भी काम नहीं कर रहा। कैप्टन टोक्यो एरिया कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट करते हैं और वापस हैनेडा एयरपोर्ट पर जाने के लिए पूछते हैं और इन्हें वापस जाने के लिए अप्रूवल भी मिल जाता है। दूसरे पायलट प्लेन की डायरेक्शन को मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। 7300 मीटर की ऊंचाई पर करीब 540 किलोमीटर/आवर की स्पीड से उड़ रहा ये प्लेन पूरी तरह से कंट्रोल खो देता है। पायलट्स को अभी भी अंदाजा नहीं है कि प्लेन का रडर और एलिवेटर टूट चुका है। उन्हें लगता है कि सिर्फ इसका हाइड्रोलिक पावर फेल हुआ है और ना ही इन्हें ये अंदाजा है कि कैबिन में पैसेंजर्स के साथ क्या हो रहा है। हालांकि फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट में बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन पायलट्स कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते। इधर बिना ऑक्सीजन के पैसेंजर्स का दम घुटता जा रहा था। 6:28 पर टोक्यो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं कि अगर फ्लाइट को वापस टोक्यो लेकर आना है तो फ्लाइट को लेफ्ट की तरफ टर्न करने की जरूरत होगी। लेकिन इसके जवाब में पायलट रिस्पॉन्ड करते हैं कि प्लेन कंट्रोल से बाहर हो चुका है। प्लेन का एल्टीट्यूड कभी कम होता तो कभी ज्यादा हो जाता, कभी प्लेन राइट की साइड झुकने लगता तो कभी लेफ्ट की साइड। फिजिक्स में इस चीज को फुगॉइड मोशन कहा जाता है, जिसका डायग्राम आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नीचे मौजूद एटीसी को भी ये पता नहीं था कि प्लेन का रडर टूट चुका है। प्लेन को अगर वापस टोक्यो एयरपोर्ट पर लाना है तो उसे 180 डिग्री का टर्न लेना होगा, जो कि बिना रडर के काफी ज्यादा मुश्किल है। पायलट कोशिश करते हैं कि एक साइड के इंजन थ्रस्ट को बढ़ाकर प्लेन को टर्न किया जाए, लेकिन इसमें भी पूरी तरह सफलता नहीं मिलती। पायलट बहुत थोड़ा ही टर्न ले पाते हैं और अपने रूट के अप्रोक्स 90 डिग्री राइट में जाना शुरू कर देते हैं। ये अनप्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट 20 से 25,000 के फीट के एल्टीट्यूड में ही अप एंड डाउन होता रहता है। इधर पैसेंजर्स लो प्रेशर और लो ऑक्सीजन की वजह से काफी ज्यादा परेशान होते जा रहे थे। 6:35 पर पायलट किसी तरह इंजन थ्रस्ट का इस्तेमाल करके प्लेन को कुछ हद तक कंट्रोल करते हैं और फुगॉइड साइकिल को भी स्टेबल कर देते हैं, लेकिन प्लेन के लेफ्ट राइट मोशन को पायलट
अभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते। इस मोशन को डच रोल कहा जाता है। 6:40 पर पायलट लैंडिंग गियर ओपन कर देते हैं, जिससे शायद प्लेन को स्टेबल करने में मदद मिल सके। एक साइड इंजन पावर ज्यादा होने की वजह से 6:45 पर फ्लाइट एक राउंड चक्कर लगाती है। ऑक्सीजन और प्रेशर का लेवल बढ़ाया जा सके, इसलिए पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को कम करने की कोशिश करते हैं। 6:43 पर पायलट किसी तरह प्लेन के एल्टीट्यूड को 22,400 फीट से 17,000 फीट तक लेकर आते हैं और 6:48 तक आते आते ये एल्टीट्यूड 13,500 फीट हो जाता है। अब एरोप्लेन काफी नीचे आ चुका था, जिससे पायलट ठीक तरीके से सांस ले सकते थे और कुछ ही देर में ये एल्टीट्यूड 13,000 फीट से भी घटकर 7,000 फीट पर आ जाता है, यानी प्लेन जमीन से सिर्फ 2,000 मीटर की ऊंचाई पर ही फ्लाई कर रहा था। पायलट और पैसेंजर्स के लिए ये काफी अच्छी बात थी, क्योंकि अब वो ठीक से सांस ले सकते थे और लो एल्टीट्यूड की वजह से लैंडिंग भी आसानी से करी जा सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जहाँ प्लेन फ्लाई कर रहा था वहाँ पर पहाड़ बहुत ज्यादा थे। पायलट तुरंत प्लेन की पावर को मैक्सिमम कर देते हैं ताकि वो माउंटेन्स को अवॉइड कर सकें। 6:49 पर पायलट इंजन की पावर को बढ़ाते हैं, लेकिन फुगॉइड मोशन काफी तेजी से बढ़ जाता है। प्लेन कभी नोज की साइड हो जाता तो कभी बैक की साइड। इन सारी सिचुएशन के दौरान जापान एटसी पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन पायलट इस पर रिएक्ट ही नहीं करते। 6:53 पर यह फ्लाइट 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच जाती है। 6:55 पर लेफ्ट एंड राइट फ्लैपरॉन यानी विंग्स के इम्बैलेंस होने की वजह से प्लेन रोल करना शुरू कर देती है। उसी सेकंड बाद फ्लाइट का एक साइड विंग पहाड़ी से टकराकर टूट जाता है और शाम 6:56 पर यह फ्लाइट टोक्यो से करीब 100 किलोमीटर दूर माउंट ओसुताका पर जाकर क्रैश हो जाता है। ये बेसिकली एक पहाड़ था जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था। अब यहाँ से शुरू होती है मौत की दूसरी कहानी। जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था उससे कुछ ही दूरी पर यूएस एयरफोर्स का एयर स्टेशन बना हुआ था। जब प्लेन क्रैश नहीं हुआ था उससे पहले भी यूएस एयरफोर्स ने प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन पायलट ने कभी इस चीज पर रिस्पॉन्स ही नहीं किया। यूएस एयरफोर्स के एक ऑफिसर ने कहा था कि हम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार थे, लेकिन हमें जापानीज अथॉरिटीज से कोई कॉल नहीं आई थी। इसके बावजूद क्रैश के सिर्फ 20 मिनट बाद यूएस एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर क्रैश साइट वाली जगह पर पहुंच जाता है। इस समय अंधेरा नहीं हुआ था, इसलिए विजिबिलिटी थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन जापानीज गवर्नमेंट की परमिशन के बिना ये लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चालू नहीं कर सकते थे। इसके कुछ ही देर बाद जापानीज सेल्फ डिफेंस का एक हेलीकॉप्टर आता है और क्रैश साइट के ऊपर से ही जांच करने लगता है। हालांकि इस समय रात हो चुकी थी और विजिबिलिटी काफी कम थी। हेलीकॉप्टर के पायलट कहते हैं कि सर्वाइवर्स का कोई साइन नहीं मिल रहा है, शायद सभी लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद ये लोग भी चले जाते हैं। जापानीज सेल्फ डिफेंस रेस्क्यू टीम बाई रोड आते हैं। रात ज्यादा हो चुकी थी और सर्वाइवर्स का भी कोई साइन नहीं था, इसलिए ये लोग क्रैश साइट से करीब 63 किलोमीटर पहले ही एक गांव में रात गुजारने के लिए रुक जाते हैं, ताकि दिन होने पर विजिबिलिटी बढ़ जाए और चीजों को ढूंढने में आसानी हो। क्रैश के करीब 14 घंटे बाद सुबह में रेस्क्यू टीम मेडिकल स्टाफ के साथ क्रैश साइट पर पहुंचती है। प्लेन में मौजूद 524 लोगों में से 520 लोग मारे जाते हैं और 4 लोग वहां पर जिंदा पाए जाते हैं। एक डॉक्टर कहते हैं कि अगर डिस्कवरी थोड़ा पहले की गई होती तो शायद हमें और सर्वाइवर्स जिंदा देखने को मिलते, लेकिन रेस्क्यू टीम के लेट पहुंचने की वजह से सिर्फ 4 लोग ही जिंदा पाए जाते हैं। इन 4 लोगों में एक ऑफ ड्यूटी फ्लाइट अटेंडेंट भी शामिल होती हैं। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेजा जाता है और रिकवर होने के बाद ये फ्लाइट अटेंडेंट्स इस दर्दनाक कहानी को मीडिया इंटरव्यू में बताती हैं। ये कहती हैं कि जब प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन रात के अंधेरे में मैं लोगों के दर्द को सुन पा रही थी। मैंने एक हेलीकॉप्टर की आवाज भी सुनी और बुलाने की कोशिश करना चाह रही थी, लेकिन मैं असफल रही। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि 7 साल पहले 2 जून 1978 को लैंडिंग के वक्त इस फ्लाइट का टेल वाला हिस्सा डैमेज हो गया था, जिसके बाद इसे रिपेयर करके ठीक किया गया था, लेकिन जो प्रेशर बल्कहेड था वो ठीक से रिपेयर नहीं किया गया था। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि नॉर्मली एक फ्लाइट का प्रेशर बल्कहेड इस तरह अरेंज्ड होता है, लेकिन इस फ्लाइट को रिपेयर करते टाइम इस बल्कहेड को कुछ इस तरह से लगा दिया गया था, जिससे ये धीरे धीरे डैमेज होता चला गया और जब ये पूरी तरह डैमेज हो गया तब ये अचानक से फट गया और इतने बड़े हादसे का कारण बन गया। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अंत तक देखने के लिए बहुत